Welcome to my YouTube channel Chemistry for You, C for You by Kamal. This is the lecture number 4 of some basic concepts of chemistry. In this lecture, we will discuss atomic mass and the mole concept, or the atomic mass and the mole concept. So before going to the atomic mass, first we have to discuss about the what is atom and what is the molecule. So what is atom? Atom is the smallest particle of any matter. The smallest particle of any matter is called atom, which may present independently or may not be present independently. Which वे जो कुछ कैसे कैसे कह सकते हैं, देखो क्या कहने का मतलब है कि एटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली मिल भी सकता है, जो इंडिपेंडेंटली नहीं मिल सकता. एग्जाम्पल लाइक वी विल से इफ आई विल से आउट कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है? H2 के फॉर्म में रहता है, H फॉर्म में नहीं रहता है. लेकिन इफ यू विल से हीलियम, इट विल इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक फॉर्म. मतलब एटम के फॉर्म में एटम इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता और रहता भी है. ठीक है, विच मीन्स एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है. मॉलिक्यूल आर दोज पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर होते हैं. जैसे इफ आई से हाइड्रोजन आप किस वे में रहता है? H2 फॉर्म में रहता है. ठीक है, तो मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं. मॉलिक्यूल आर टू टाइप, वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. Suggested from the name, if same atom is present in a molecule, it's called homoatomic. If the different atoms present in a molecule, it's called heteroatomic. Which means if I have O2, which is consist of two atoms, oxygen, one is of oxygen, so this is called your molecule which is homoatomic. Second is hydrogen is your molecule which is homoatomic. Second is CH4, it is a molecule made up of two different atoms, which first one is carbon and second one is hydrogen. It is known as your heteroatomic. Another example of the heteroatomic molecule is H2O, where two different atoms are present to form a molecule. This is known as molecule and this is atom. So now अब हम बात करेंगे, now we will discuss about the atomic mass. किसके बारे में बात करेंगे? Atomic mass. वर्ड से समझ में आ रहा होगा. द मास सिंपली कह सकते हैं द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास. लेकिन जस्ट एज्यूम कि इस समय तो हमारे लिए मास ऑफ एन एटम निकालना इतना टफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज के ज़माने में एक बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं. जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर है हमारे पास, तो हम किसी भी एटम का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास हम निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. बट 19th सेंचुरी में जब जरूरत पड़ी किसकी? मास की, उस समय साइंटिस्ट के पास क्या नहीं था, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था या ऐसा मेथड नहीं था जिससे वो क्या निकाल सकते थे, वो एटम का मास निकाल सकते थे. तो एटॉमिक मास निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ एक टेक्निक बनाई. टेक्निक किस तरीके से कह सकते हैं? जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 किलोग्राम, आज से मैं कहूँ आपको बोलूँ कि 1 किलोग्राम क्या होता है, तो आप कहोगे 1 किलोग्राम जो बाट से हम तोलते हैं वो 1 किलोग्राम होते हैं. नहीं, वो 1 किलोग्राम वो होता है. 1 किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम वर्ड हम बोलते हैं ना, 1 किलोग्राम क्या है? 1 किलोग्राम क्या है कि फ्रांस में एक प्लेटिनम का क्या रखा गया, फ्रांस के पेरिस में क्या रखा गया? प्लेटिनम की रॉड रखी गई है, जिसको क्या माना गया है? 1 kg माना गया है. ये 1 kg माने गए हैं और इसके रिस्पेक्टिव में जितने भी मास हम ब्लॉक्स हम में दुकानों में मिलते हैं, जितने मिलते हैं, वो इस प्लेटिनम रॉड से क्या करें? इक्विवेलेंट किए गए हैं. मतलब ये 1 किलो का जो प्लेटिनम का ये एक प्लेटिनम का रॉड था, जिसको क्या माना गया है? हमने माना है प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर है, जिसको क्या माना गया है? 1 kg माना गया है. अब 1 kg है. अब इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? सबको रिलेट करते हैं कि ये है 1 प्लेटिनम के बराबर जो भी वेट वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे? 1 kg कहेंगे. जैसे इसको लेट्स अज्यूम कि कैसे कह सकते हैं, अगर मेरे पास कोई एक है, तो जैसे ये एक बैलेंस होता है, जो वे बैलेंसिंग होती है. ठीक है, ये हो गया आपका. इस साइड मैंने ये रॉड रखते हैं हम, और मान लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक रखा मैंने यहाँ पर, और जब मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा तो यहाँ पर मेरे को कितने प्लेटिनम के ब्लॉक रखने पड़े? 3 प्लेटिनम के
ब्लॉक रखने पड़े, ये जो प्लेटिनम के ब्लॉक मेरे को 3 रखने पड़े, तो इसका वेट क्या हो जाएगा 3 प्लेटिनम ब्लॉक। इस ब्लॉक का वेट कितना होगा 3 प्लेटिनम ब्लॉक। अगर मैंने यहाँ पर मान लो किसी टेबल को रख दिया, तो मेरे को यहाँ पर कितने रखने पड़े 10 प्लेटिनम के ब्लॉक। अब मान लो कि मैंने अपने आप को रख दिया, तो इधर मेरे को कितने प्लेटिनम के ब्लॉक रखने पड़े 72 प्लेटिनम ब्लॉक, 72 प्लेटिनम ब्लॉक। तो ये ब्लॉक का जो मेजरमेंट, ये जो ब्लॉक मैंने यहाँ पर पहले रखा था उसका कितना है 3 प्लेटिनम ब्लॉक। टेबल का वेट कितना आया 10 प्लेटिनम ब्लॉक, मेरा वेट कितना आया 72 प्लेटिनम ब्लॉक। और मैंने ये कहा कि 1 प्लेटिनम ब्लॉक किसके बराबर है 1 kg के बराबर है। 1 प्लेटिनम ब्लॉक किसके बराबर है 1 kg के बराबर है। अब वो जो 1 kg है, अब मैं इसको डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो एक ब्लॉक रखा हुआ था स्टार्टिंग में, उसका मास कितना हो जाएगा 3 प्लेटिनम ब्लॉक, मतलब 1 प्लेटिनम ब्लॉक इज इक्वल टू 1 kg, तो kg रख दिया हमने 1 प्लेटिनम ब्लॉक की। अगर हम एक टेबल की वे लेंगे तो वो कितना आ रहा था 10 प्लेटिनम ब्लॉक, इसका मतलब हमने उसको सॉर्ट करने के लिए प्लेटिनम ब्लॉक बार बार लिखने से अच्छा हम क्या लिख दे रहे kg। 1 प्लेटिनम ब्लॉक को हमने क्या मान रखा 1 kg। तो अगर मैंने अपने आप को मानूं, ठीक है, 1 ह्यूमन करके ले लेता हूँ, तो वो कितना आया वो 72 kg। तो यही जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यही कॉन्सेप्ट्स हम किस में लगाएंगे एटम्स में लगाएंगे। यही कॉन्सेप्ट हम किस में लगाएंगे एटम में लगाएंगे। मतलब हमने एक क्या मान लिया है, एक रिलेट किया है, एक को किससे, जितने भी सामान थे उसको हमने किससे किया, एक चीज से रिलेट किया। यहाँ तक क्या था प्लेटिनम ब्लॉक। अब हम आते हैं अपने वाले टर्म में, मतलब एटम्स में आते हैं। तो एटम्स में आने के लिए हमें बोला पड़ेगा एक जो आपका एटम है उसको हम क्या करेंगे दूसरे से क्या करेंगे रिलेट करेंगे। अब वो रिलेट जिससे करेंगे वो कौन होगा, वो होगा ये जो हमने यहाँ प्लेटिनम ब्लॉक किया था, तो यहाँ होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। तो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये आपका रिलेट किया गया, विच मीन्स कार्बन 12 को एज अ रिलेटिव एटम लिया गया। मतलब इसको हमने क्या लिया रिलेटिव एटम का। मतलब कार्बन को ही क्यों चुना, अब कार्बन को क्यों चुना, क्यों, कुछ रीजंस हैं। पहला, कार्बन की अबेंडेंस ज्यादा है, ठीक है। दूसरा ये लेस रिएक्टिव भी नहीं है ना मोर रिएक्टिव है। चौथा, ये क्या है, इसके ज्यादा आइसोटोप्स नहीं होते हैं। इसके आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं होते हैं। तो कार्बन 12 को रिलेटिव क्यों रिलेट करने के लिए स्टैंडर्ड क्यों माना गया, समझ में आया। पहला, इसकी अबेंडेंस ज्यादा है। सेकंड, ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव नहीं है। थर्ड, ये मोर रिएक्टिव नहीं है। फोर्थ, ये क्या कहते हैं, इसकी ये आइसोटोप्स इसके ज्यादा परसेंटेज में नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जो मास है, जो हमारा जो प्लेटिनम ब्लॉक है, हमारे रिस्पेक्ट में एटम के रिस्पेक्ट में क्या लिया गया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसका मतलब जो हम मास निकालेंगे एटम का, वो निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास नहीं निकालेंगे, एक्चुअल मास नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो यही चीज हम करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसी तरीके से हम क्या करेंगे वे करेंगे और सारी चीज निकालेंगे। मतलब अब मैंने क्या किया, इसको हमने क्या माना, एक स्टैंडर्ड माना, ये हमारा प्लेटिनम ब्लॉक की तरह काम करेगा। अब क्या किया हमने, एक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन रखा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम रखा, तो देखा गया ये आया कितने 16 टाइम्स। दूसरी साइड ये रखा हुआ था 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। इसको स्टैंडर्ड लिया था, अब देखते हैं इतने पार्ट को स्टैंडर्ड लिया है, ध्यान रखना। इतने पार्ट को हमने क्या लिया स्टैंडर्ड माना है, ठीक है। कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड माना था मैंने समझा दिया। सेकंड है मास, फिर नाइट्रोजन का हमने मास रखा, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो क्या आया, ये आया कि 14 आया इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम। फिर देखा हमने क्या, किसी और का देखा, जैसे हमने मैग्नीशियम देखा, तो मैग्नीशियम का कितना आया 24 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 एटम।
तो क्या कहने का मतलब है कि जो भी एटम का मास है वो हमने रिलेट किया। अब हमने रिलेट किससे किया? कार्बन 12 के एटम से। और पूरा टर्म क्या है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। जब हमने वे किया वही चीज किया, एक साइड हमने प्लेटिनम ब्लॉक लिया, एक साइड हमने 1/12 टाइप का, समझ लो एक ब्लॉक टाइप का है इतना, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन रखा तो यहाँ पर हमें 16 टाइम्स ऑफ ये रखने पड़े, यहाँ पर 14 टाइम्स हमें ये रखने पड़े, तो इस क्या आएगा? इंटू ये। तो जब हमने वहां पर क्या किया था? 1 प्लेटिनम ब्लॉक इज इक्वल टू क्या लिखा था? 1 kg लिखा था ना। 1 प्लेटिनम ब्लॉक इज इक्वल टू 1 kg। तो हम यहाँ पर क्योंकि हम बार बार इसको लिख रहे हैं तो बार बार लिखने से अच्छा नहीं लग रहा, बार बार क्या करें, हमारा टाइम बचाना है थोड़ा, तो हम इसकी जगह क्या रख देते हैं? इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। जब हम ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी मास क्या हो जाएगा? 16 AMU। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे? 14 AMU। इसको क्या लिखेंगे? 24 AMU। मतलब बार बार इसको लिखने से अच्छा क्या है, हम उसके लिए जैसे हमने प्लेटिनम ब्लॉक की जगह 1 kg लिख दिया था, तो वैसे ही अब हम इसी जगह क्या लिख देते हैं? AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। और इसको आजकल सिंपली AMU भी नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिर्फ U लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिर्फ U लिखते हैं, विच मीन्स 1 AMU इज इक्वल टू 1 U। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो जो हम ये मास लिख रहे हैं ऑक्सीजन का, जो 16 U मास आ रहा है, ये क्या है? मास ऑफ एन एटम है, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन ये कैसा मास है? ये एक्चुअल मास नहीं है, ये कैसा मास है? रिलेटिव मास है। तो रिलेटिव मास है, तो रिलेटिव मास, ये जितने भी मास हैं क्या कहलाए जाएंगे? आपके रिलेटिव मास कहलाएंगे। तो रिलेटिव मास, तो अगर मैं यूनिट बोलूं, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इज अ नंबर which tell that how many times of an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of 1 C12 एटम। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो आपका मास है, एटॉमिक इज अ मास is a number which tell that how many times of an atom of an element is heavier than the 1/12 of mass of 1 carbon 12 atom। तो मतलब कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने टाइम्स है? 16 टाइम्स है। नाइट्रोजन कितने टाइम्स है? 14 टाइम्स है। मैग्नीशियम का 1 एटम का मास कितना है? 24 टाइम्स है। तो ये समझ में आया कि मास, एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एन एटम वो होता है कि कितने टाइम्स से हैवियर है, वो एक नंबर है जो बताता है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 के कितने टाइम्स हैवियर है वो एटम का मास। ठीक है, ये नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 16U, 14U, 12, अगर इसको हम डायरेक्टली आपके लिख सकते हैं 14U लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 24U लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात ये थी कि कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद हमारे पास ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये एटॉमिक मास है। अब क्या था कि ये तो 24U, 14U, 16U ये हो गया। एक्चुअली में जो भी एटम्स होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं, उनके क्या होते हैं? उनके अपने कुछ आइसोटोप्स होते हैं। जब आइसोटोप्स होते हैं, अब मैंने बोला कि ऑक्सीजन 16U है, ठीक है, ऑक्सीजन 16U है, बट ऑक्सीजन का जो मास है वो अगर एलिमेंट देखूं, एलिमेंट के अंदर 100 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो 100 ऑक्सीजन के एटम में 16U वाले 80 होते हैं,
और 18 यू वाले भी होते हैं और 17 यू वाले भी होते हैं। मतलब 100 में से मान लो कि 80 के हैं आपके, 16 यू वाले, 10-12 किसके हैं, 18 के हैं, और 17 के भी कोई हैं। तो उस केस में जो हमारा मास यूज होता है, दैट मास इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। तो ये मास ऑफ एन एटम है। लेकिन जब हम मास यूज करते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एटम एलिमेंट्स के, तो 2 या 3 होते हैं, तो उस समय हम कौन सा मास यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या यूज करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि एवेंडेंस, अगर जैसे आपका एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मैं कर लूं, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है एवेंडेंस ऑफ वन आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस एवेंडेंस सेकंड इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकंड अपॉन एवेंडेंस फर्स्ट प्लस एवेंडेंस सेकंड वाली। मतलब अगर मान लो 2 आइसोटोप्स हैं किसी एलिमेंट के, तो 2 आइसोटोप्स हैं, तो एक आइसोटोप्स का एवेंडेंस इनटू उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, एवेंडेंस सेकंड, और मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ 2, फिर दोनों एवेंडेंस को क्या कर देंगे अपॉन 2। तो हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो कोई एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास बोरोन है, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक मास क्या होता है, 8 होता है, एटॉमिक मास होता है 8, और एक होता है 9। कितना है, और ये 3 में है, और ये इसका एवेंडेंस जो रेशियो है वो क्या है, 3:1 है। एक 9 में है और एक 8 में। कितना होता है, 5, एक 9 है एक 8 है, ठीक है। तो हमने अगर मान लो कि ये 3:1 में, तो एवरेज एटॉमिक 3:1 इसकी क्या एवेंडेंस है, मतलब 100 है, 100 में से 75 क्या होंगे, 8 वाले होंगे, और 25 1 वाले होंगे, 1 वाले होंगे। तो अब अगर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालें, तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 8 मीन्स कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवेंडेंस इंटू ये, प्लस 1 इंटू 9, एवेंडेंस सेकंड की कितने से, 9 से, प्लस 3 प्लस 1 4, तो 24 प्लस 9 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा, 24 और 9, ये कितना हो जाएगा, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 अपॉन 4, कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 के बाद आप क्या करोगे, ये 1 कैरी, तो 0.1, मतलब जो मास निकलेगा वो क्या निकलेगा, 8.1। ये क्या है, आपका एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है। तो ऐसे आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, जो आइसोटोप्स डिफरेंट मासेस के होते हैं, और जो डिफरेंट मासेस के होंगे, तो उनके मासेस को अब हम सही से उसके लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास यूज करना पड़ता है। एक वर्ड आता है मॉलिक्यूलर मास। क्या वर्ड आता है, मॉलिक्यूलर मास। अब एक वर्ड है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपके पास क्या है, H2O है, CH4 है, ठीक है, क्या है आपके पास, H2SO4 है। तो द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो क्या करना है आपको, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 इंटू 1 का होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो कितना आ जाएगा, 18U। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज 18U। इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू
एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 16, 2 इंटू 12, क्योंकि 2 इंटू 12 एटॉमिक मास ऑफ, और प्लस 4 इंटू 1, तो 12 2 जा 24, 24 और 4 24 और 4 20, सॉरी यहाँ कितना होगा 1 होगा, CH4 है ना, तो 1 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 U। द मास ऑफ वाटर इज 18 U, द मास ऑफ CH4 इज 16 U। द मास ऑफ H2SO4 वही करेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ किसका सल्फर प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैं पूरा डायरेक्ट कैलकुलेट करके देख लेता हूँ 198 U। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 U, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज 16 U, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज 18 U, ठीक है। तो ये आप सबका कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। एक वर्ड होता है फॉर्मूला मास। ठीक है, जब भी हम मॉलिक्यूल के बारे में जब हम आयनिक कंपाउंड्स के बात करेंगे और वहां पर जो सम करेंगे मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स होंगे उनका जो सम होगा उसको क्या कहेंगे फॉर्मूला मास। जैसे अगर मैं बोलूंगा NaCl, तो सम ऑफ जो इनका जो मास लिखेंगे 23 प्लस 35.5 तो 58.5, इसको यू लिखेंगे तो हम कहेंगे फॉर्मूला मास ऑफ 1 NaCl, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनके लिए हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला मास यूज करेंगे। तो उसके लिए वर्ड भी क्या यूज करेंगे फॉर्मूला मास। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है क्या मोलर मास या फिर मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास। अब मोलर मास क्या हुआ? मोलर मास हुआ मास ऑफ एन वन मोल एटम। वन मोल का मतलब क्या हुआ? वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, इज इक्वल टू जितने भी चीज यहाँ पर लिखोगे वन मोल, एटम लिखोगे एटम आ जाएगा, पार्टिकल लिखोगे पार्टिकल आ जाएगा, मॉलिक्यूल लिखोगे मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो Na भी लिख सकते हो। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Na से करते हैं। तो मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास ऑफ वन मोल होता है। तो अभी हमने बोला था कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मैंने बोला था ना, क्या बोला था आपका 16U। अब एक चीज देखो, कुछ समय बाद जब हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, जब हम कैलकुलेट पता लग चुका है कि जब हमने 1961 के बाद हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ कार्बन 12 एटम आ जाएगा। जैसे हमने बोला मास ऑफ वन C12 एटम जब कैलकुलेट किया ना, वो आया आपका 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। जब ये कैलकुलेट हो गया तो तो आप 1U की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि 1U इज इक्वल टू क्या था? 1 AMU 1U इज इक्वल टू क्या था? मास ऑफ 1 C12 एटम था, ठीक है, 112 इंटू ये। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगा तो वैल्यू एक्चुअल आ जाएगी 1 इंटू 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जब मैंने इनको कैलकुलेट किया तो आई कितनी? इसको कैलकुलेट करने के बाद आती है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो 1U इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? इसके बराबर हो गया। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया कितना आया? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो अब मैं क्या करूं? 16 इंटू यू की जगह ये लिख दूं तो इसका ऑक्सीजन का एक्चुअल मास आ जाएगा।
वैसे नाइट्रोजन के केस में भी मैं यही करूं कि 16 इंटू 14 इंटू ये वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे को क्या आ जाएगा, एक्चुअल मास आ जाएगा। तो एक्चुअल मास जब आ जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या है, आप मल्टीप्लाई करने का एक्चुअल मास है, ठीक है। और जब इनको डिवाइड करते हैं तो ये भी आता है 1/Na ग्राम। इसको हम और भी लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। जब आप देखोगे इसको कैलकुलेट करके तो इसको जब डिवाइड करके देखोगे 1/Na क्या हुआ, 1/6.022 × 10⁻23 सेम वैल्यू आएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो 1U इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1.6 × 10⁻24 इज इक्वल टू Na ग्राम, 1/Na ग्राम। अब हम में क्या मतलब है, देखो इतना आप नोट कर लो। देखो इसमें कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हमें बाद में पता लग गया कि कितना होता है, 1.99 × 10⁻23 होता है। जब हमने 1U की वैल्यू निकाल सकते हैं अब, क्योंकि आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम था। तो जब ऐसा कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई 1.66 × 10⁻24, ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी अगर हम किसी यू में उसकी वैल्यू को रख देंगे और क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, और वो बराबर होता है 1/Na ग्राम, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, मोलर मास था, ठीक है। अब हम मोलर मास के बारे में थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो 1/1 तो हम लिख सकते हैं 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 1/Na ग्राम। तो अब यहाँ पर मैं कुछ करें तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16U, ठीक है। तो मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम क्या कर दूंगा 2 × 16U, 10 एटम होंगे तो 10 × 16U करूंगा। अगर मैं बोलूं मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम तो क्या आ जाएगा ये 16 इंटू नहीं पहले Na इंटू 16U, ठीक है। तो हमने ये जो U है, U की वैल्यू क्या रखी हुई है 1/Na ग्राम, Na इंटू 16 इंटू 1/Na ग्राम। Na से Na कट जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 16 ग्राम। तो सेम चीज हम मास ऑफ नाइट्रोजन के लिए करें, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 14U। तो हम बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम तो क्या लिखेंगे Na इंटू 14 इंटू 1/Na ग्राम। इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो देखो ये जो मास है ये एक मोल का मास है, ये भी एक मोल का मास है ना, ये नाइट्रोजन के एक मोल का मास है, ये ऑक्सीजन के एक मोल का मास है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं मोलर मास। इसको भी हम क्या नाम देते हैं मोलर मास। So this is the molar mass. Molar mass is the mass of molar mass क्या होता है? Molar mass is the mass of 1 mole. Mass of 1 mole atom. इस केस में एटॉमिक केस में, ठीक है। समझ में आया? This is the mass of 1 mole of oxygen atom is 16 ग्राम। अब ऑक्सीजन के लिए मैं 2 वर्ड लिखता हूँ, 16U और 16 ग्राम, ठीक है। 16U इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। सेकंड इसको क्या लिखेंगे ग्राम में है तो हम क्या कहते हैं मास ऑफ, हाँ सही कहा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो दिस इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो डिफरेंस समझ में आ रहा। इफ आई विल से 23U फॉर सोडियम, तो इट मींस 23U इट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। अब 23 ग्राम कर रहा हूं, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये तो केस था आपका एटम के बारे में।
मोलर मास ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। अब एक और चीज देखो, यहाँ पर ये मोलर मास, ये जो मास है ये ग्राम में है, तो इसको एक और नाम बोलते हैं इसको बोलते हैं एक और, क्योंकि ग्राम में है एटॉमिक मास, तो इसको नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और इसको भी क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो दिस इज दी एटॉमिक मास की बात चल रही थी, मोलर मास फॉर एटम की बात चल रही थी अभी। अब हम मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मोलर मास की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसके केस में, मॉलिक्यूल के केस में। तो मोलर मास, अब देखो, मास ऑफ वन H2O मॉलिक्यूल अभी हम निकाला था, कितना है, कितना था, 18U। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा ये, Na इंटू 18 इंटू यू को क्या लिख देते हैं, 1/Na ग्राम, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 18 ग्राम। तो मास ऑफ दूसरा कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 1CH4 मॉलिक्यूल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 16U। तो मास ऑफ 1 मोल CH4 molecule, then it is known as 16 into 1/Na into 16 into 1/Na ग्राम, तो क्या लिख देंगे, 16 ग्राम, which means this is the mass of 1 molecule of H2O. This is the mass of 1 molecule of CH4. It is known as molar mass. मोलर मास। अब यहाँ पर भी वही करते हैं, H2O है, H2O के लिए मैंने दो चीज निकाली, 18U और 18 ग्राम। तो ये दिस इज H2O, 18U भी लिखते हैं हम, 18 ग्राम भी लिखते हैं। अब 18U का मतलब क्या हुआ, 18U का मतलब हुआ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यहाँ क्या कहेंगे, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2। अंडरस्टैंड? तो ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है। अब देखो यहाँ मोलर मास बोला था, जब हमने ग्राम, ये जो मॉलिक्यूल का मास है, ये मॉलिक्यूल मास जो है वो किस में है, ग्राम में है, तो वहां हमने ग्राम एटॉमिक मास बोला, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको भी क्या कहेंगे, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, 18 ग्राम। व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम। ठीक है, तो दिस इज द मोलर मास। अब हम मोलर मास के बाद हम आते हैं किसमें, मोल। अबाउट द मोल, सो व्हाट इज 1 मोल, one mole is the collection of 6.022 into 10 to the power 23 particles. As we are saying कि 1 dozen, what is the 1 dozen, इसको सिमिलर हम किसकी तरह से डिनोट कर सकते हैं, 1 dozen की तरह। What is 1 dozen? 1 dozen is the collection of 12 particles. So वैसे ही 1 मोल का टर्म हम यहाँ यूज करते हैं, which means it is 6.022 into 10 की पावर 23 particles। कहने का मतलब अगर मैं बोलूंगा 1 मोल एटम, 1 mole oxygen atom, which means there are 6.022 into 10 की power 23 oxygen atom. So, if I will say 1 mole hydrogen molecule, it is means 6.022 into 10 की power 23 hydrogen molecules. So this is, if we will say कि 1 mole of marker, which means 6.022 into 10 की पावर 23 मार्कर्स। तो 6.022 जो ये वर्ड है, ये वैल्यू है, वो कैसे आई है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम कहेंगे तो क्या है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि एक मोल की डेफिनेशन अगर बोले तो है क्या, ए मोल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इज एग्जैक्टली
12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप्स है, उसमें 12 ग्राम जो आपका क्या करेगा, वे करेगा, उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एग्जैक्टली वही क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वही क्वांटिटी को, वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। ठीक है, एक मोल ये डिफाइन करता है। तो दिस इज दी मोल्स। मोल्स इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल। दिस पार्टिकल मे बी एनीथिंग, या फिर कह सकते हो कोई भी एटम कह सकते हो, या मॉलिक्यूल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, उतने 1 मोल, इतने नंबर को कलेक्शन, इतने नंबर्स को क्या करेगा, डिनोट करेगा। ठीक है, जैसे 1 डजन किसको, कितने को करता है, 12 को करता है। तो ये क्या करता है, 1 मोल किसको डिनोट करता है, 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स को डिनोट करता है। और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन मैंने वहां पर साइड में आपके लिख दी है। ठीक है, नाउ एक्चुअली हमारा जो रिलेशन है, अब हमें पढ़ना है कि मास मोल मास का रिलेशन और मोल मास का रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, पहले हमें मोल का मास से क्या रिलेशन है, इन एटम्स। पहले हम इन एलिमेंटल फॉर्म कह सकते हैं, इन एटॉमिक फॉर्म की बात करें तो आपने मास पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब सोचो, अब मैं बोलता था मास ऑफ, हमने एक जगह पर किया था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितना लिखा था, 16 ग्राम लिखा था ना, 16 ग्राम लिखा था, विच मीन्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम। तो 1 मोल का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, उसी के मोलर मास के बराबर होता है, या उसी के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो हम 1 मोल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर मास से रिलेशन करेंगे तो किससे रिलेशन होगा उसका, मोलर मास से। किससे रिलेशन होगा, मोलर मास से। इस मोलर मास को एक और वर्ड से हम डिनोट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और एक चीज और डिनोट कर लेते हैं यहाँ पर हम, 1 ग्राम एटम। इसको एक ग्राम एटम को मोल की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम के बराबर होता है। मतलब इतने एटम होंगे 1 मोल कहेंगे तो उनका मास वही होगा जो मोलर मास होगा, और वही मास होगा ग्राम, वही उसी को हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। इफ आई विल से 16 ग्राम फॉर ऑक्सीजन के लिए मैं 16 ग्राम लिख रहा हूँ, तो इसके लिए क्या क्या बोल सकता हूँ, इट इज द मास ऑफ 1 मोल, it is the mass of 6.022 into 10 की power 23 oxygen atom, it is the gram atomic mass of the oxygen, and it is the mass of 1 gram atom। ठीक है, अब मैं इन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, और हाँ ठीक है, इन मॉलिक्यूल रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, इन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहां पर अब हम मॉलिक्यूल यूज कर देंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, मोलर मास तो सेम रहता है, मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, और क्या लिख देंगे यहां पर हम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एटॉमिक मास लिखेंगे, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं वाटर के लिए कितना लिख रहा हूं, 18 ग्राम लिख रहा हूं। ठीक है, तो 18 ग्राम का मतलब क्या होगा, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड इट इज द मास ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मोलर मास, मोलर मास इज 18 ग्राम, it is also the gram molecular mass, और it is the gram molecular, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 18 ग्राम। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ मोल एंड मास। अब मोल, मास, अब वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, वॉल्यूम टर्म जहां पर यूज होगा वहां पर जब हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, गैसेस फेज की बात चल रही है। अब देखा गया है कि जो वॉल्यूम होता है, जब आपके पास कोई भी एटम होता है, उसका जो 1 मोल होता है, और कंडीशन क्या हो, एनटीपी। इफ द कंडीशन इज एनटीपी कंडीशन का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड
और एंड 1 atm प्रेशर, और उस 1 atm प्रेशर में आपका जो गैसेस सिस्टम है, जो गैसेस रखी गई हैं, और हमने बोला कि वो 1 मोल है, तो देखा गया है कि जो उनका वॉल्यूम होता है वो कितना पाया जाता है, 22.4 लीटर। मैं कहूँगा 1 मोल ऑफ कोई गैस है तो उस, और एनटीपी कंडीशन है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। अगर मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है तो वहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर होगा, अगर आपकी एनटीपी कंडीशन दी होगी। ध्यान रखना एनटीपी कंडीशन दी होनी चाहिए। वैसे अगर मैं कहूँगा 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल H2 गैस है, 1 मोल ऑफ H2 गैस है, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि उसमें वो कितने मोल कितने का होगा, 22.4 लीटर का होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ मास, मोल एंड द वॉल्यूम। इफ आई विल से इफ any substance is there, I am saying it is of 1 mole is equal to उसका 6.022 into 10 की 23 होगा, उसके मोलर मास के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम एटम और 22.4 लीटर होगा उसका। ठीक है, अगर वो कोई हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस 1 मोल में कितने एटम देंगे, इतना 6.022 into 10 की 23, और ये 6.022 into 10 की बराबर 23। H2 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 2 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 ग्राम। वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। तो ये था आपका क्या, ये था आपका नाउ आपने रिलेशनशिप देख ली है। अब आपका क्या पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाएंगे अगर आपको कुछ एटम्स के मास दिए गए हैं, या कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, या कुछ वॉल्यूम दिया गया होगा। कैसे देखते हैं, तो पहला अगर आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपसे ये पूछा गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये जो मास है 2.3 ग्राम, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकालना है, आपका सोडियम का निकालना है, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na रिप्रेजेंट करने का तरीका है इज इक्वल टू गिवन मास, कितना मास गिवन है 2.3 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है 23। ध्यान रखना गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, क्योंकि 23 ग्राम 1 मोल का मास है और ये 23 है, तो इससे एक जीरो बढ़ जाएगा और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा, मोल आ जाएगा ये। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। एक और क्वेश्चन जैसा अगर हम इसी से रिलेटेड करें तो यही लिखते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। फिर हमें क्या निकालना है, NH2SO4। ठीक है, गिवन मास दिया हुआ है अपॉन मोलर मास 9.8, व्हाट इज द मोलर मास। मोलर मास में हाइड्रोजन का 2 होगा प्लस सल्फर का कितना होगा 32 होगा, 16 + 4 30, 16 + 4 64 होगा, और आएगा टोटल कितना 98 ग्राम पर मोल। इट इज द मोलर मास ऑफ H2SO4। तो कितना आ जाएगा 98, ये कितना होगी ग्राम पर मोल, और ये कट जाएगा, ये ग्राम में होगा, और जब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल। तो ये था आपका एटम के लिए निकालने के लिए मैंने बोला बता दिया, ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड हो गया। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूले में रखो और क्या कहते हैं आंसर इसका निकाल दो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ मोल्स का। अगर आपको क्या पहले क्या दिया था, गिवन मास दिया था। अगर कोई मास दिया हुआ है किसी एटम का या मॉलिक्यूल का और नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो आप निकाल सकते हो।
नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपके पास पार्टिकल्स दिए हैं, गिवन पार्टिकल्स, ठीक है, अपॉन क्या करेंगे, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब क्या कहेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स present in 3.011 into 10⁻23 atom of सोडियम के इतने एटम है, उस कितने मोल्स होंगे, तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, Na इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 23 से 23 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 2 जा होता है, ठीक है, 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5 मोल। तो ये तो था फाइंड आउट दी मोल्स, जब आपके पार्टिकल्स दिए गए होंगे और पार्टिकल्स दिए गए होंगे, सोडियम के पार्टिकल्स दिए गए हैं इतने और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो ये तरीका है आपका क्या करने का। अगर आपसे पूछा जाता यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ दिए होते हैं और इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये फॉर्मूला है कब, जब आपको क्या दिया होगा, पार्टिकल्स दिया होगा और आपको पूछा गया होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, जब आपको वॉल्यूम दिया गया होगा, तो वॉल्यूम को दिया गया होगा तो क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एनटीपी कंडीशन पे होना चाहिए। पर जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, एनटीपी कंडीशन में होगा। जैसे हम देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे पूछा गया होगा हाउ मैनी, यहाँ पर हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एट एनटीपी मतलब एनटीपी कंडीशन है और 11.2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कह सकते हैं O2, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है और O2 मॉलिक्यूल में आपको क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो वही है, अब देखो क्या दिया गया आपको, वॉल्यूम दिया गया NO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन, देखो जो 22.4 होता है वो उसका फॉर्मूला होता है लीटर पर मोल, मोलर वॉल्यूम बोला था ना मैंने, लीटर पर मोल, इसका जो क्या यूनिट होती है लीटर पर मोल होती है, तो ये लीटर में है और 22.4 लीटर पर मोल, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम है ये, तो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 2 जा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.5। तो हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन देयर, इतना। तो इसके आगे अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दें, अब हम पूछेंगे कि हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.5 मोल। अब हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, अब इसके लिए क्या कह सकते हैं, इसके लिए आपको अब देखो मोल दिया गया है और आपको पूछा गया कि गिवन पार्टिकल्स कितने हैं या गिवन मॉलिक्यूल कितने हैं, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स 0.5, देखो 0.5 इज इक्वल टू गिवन कितने मॉलिक्यूल हैं, गिवन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, गिवन O2 मॉलिक्यूल कितने वो निकालना है इस बारे में। मान लो ये मैंने ऐड किया है अपने मन से क्वेश्चन, अगर ये पूछा गया था हाउ मेनी मोल्स की जगह हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पूछा गया था, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या करोगे, मोल निकाल दोगे, तो मोल निकल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप ये कर लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन 6.022, इसको क्या कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 इज इक्वल टू गिवन O2 मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, गिवन O2 मॉलिक्यूल।
तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या पता लग जाएगा, द मॉलिक्यूल। तो क्या कर लोगे आप, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये 3.011 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट एनटीपी। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती थी। ये हाउ मेनी मोल्स यहाँ पर हमने ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते थे। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पूछता तो आप वही निकालते, फॉर्मूला रखते गिवन मॉलिक्यूल अपॉन 6.02 मोल निकल चुका है और गिवन मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो और आपका कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये था आपका मोलर वॉल्यूम निकाल, ये आपको वॉल्यूम निकालने का तरीका है। ठीक है, तो ये लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास की आपको बता देता हूँ यूनिट क्या होती है, 1 AMU। और 1 AMU को हम क्या बोलते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास को हम रिलेटिव मास लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है, वो कितने टाइम्स है किसके, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। उसके बाद मैंने बोला था कि आपने हम एटॉमिक मास की जगह अब हम एवरेज एटॉमिक मास भी यूज करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास वर्ड यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर हमें आइसोटोप्स की जरूरत पड़ती है, आइसोटोप्स भी होते हैं। तो आइसोटोप्स के मास के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एवरेज एटॉमिक मास में। वहां मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अबेंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस अबेंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप अपॉन अबेंडेंस ऑफ फर्स्ट प्लस अबेंडेंस ऑफ सेकंड। उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट दी मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। व्हाट इज द मोलर मास, मोलर मास इज द मास ऑफ वन एटम के केस में बोलेंगे और मॉलिक्यूल केस में भी अलग अलग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 होता है। अगर आप 1 मोल एटम बोल रहे हो तो इतने एटम होंगे, मॉलिक्यूल बोल रहे हो तो मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर एटम के फॉर्म में बात करेंगे तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23 इज इक्वल टू उसका मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू उसका ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम मोल और इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एनटीपी। अगर एनटीपी कंडीशन है तो 22.4 लीटर होगा अगर वो गैसेस केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब in the molecular form 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 molecule और उसका मोलर वॉल्यूम ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज इक्वल टू आप कह सकते हो लास्ट में हमारा क्या होगा 22.4 लीटर एट एनटीपी कंडीशन। ठीक है, उसके बाद फॉर्म लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, फिर गिवन पार्टिकल अपॉन 6.022 into 10⁻23 उसका अपॉन फिर नेक्स्ट क्या था गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 विच इज द मोलर वॉल्यूम। तो ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 था। हम ये लेक्चर आपको होप है पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।